जय हिंद दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल से अच्छे संकेत आ रहे हैं। नेपाल से हमारे हमेशा बहुत दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से चीन के करतूतों के कारण हमारे संबंध खराब हो रहे थे। लेकिन अभी जो संकेत आ रहे हैं नेपाल से और वहाँ की सरकार से, ऐसा लगता है कि भारत को वह संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वे दोस्ताना संबंध चाहते हैं भारत से और जितनी समस्याएं हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। बुधवार के दिन केपी शर्मा ओली सरकार में कैबिनेट का रीशफल हुआ और रीशफल में जो सबसे प्रमुख चीज हुई उसमें ईश्वर पोखरियाल, ये वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में इनके पास जो मंत्रालय था वह डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी। और इनका जो रिशफल हुआ उसमें इनसे डिफेंस मिनिस्ट्री छीन ली गई और अब डिफेंस मिनिस्ट्री खुद केपी शर्मा ओली अपने पास रखे हुए हैं। अब ये महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में क्यों है? क्योंकि ईश्वर पोखरियाल जो व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा, भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहरीले बयान देते रहे। आपको याद होगा कि कैलाश मानसरोवर जाने वाली जो सड़क, ताकि जो लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर उनको आसानी रहे, भारत ने जो सड़क का निर्माण किया था और उसके बाद नेपाल की तरफ से आपत्ति आई थी, तो उस समय हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, और उन्होंने नाम नहीं लिया था नेपाल चीन का, लेकिन उन्होंने कहा था कि नेपाल किसी और के उकसावे में इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, क्योंकि नेपाल से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा हमारे मधुर संबंध रहे हैं। उसके बाद यही वह व्यक्ति था ईश्वर पोखरियाल जिसने कोशिश की थी कि हमारे जो गुरखाज है, हमारी फौज में गुरखा रेजिमेंट है और गुरखाज का एक लंबा इतिहास रहा है भारतीय फौज के साथ काम करने का, तो उनको भड़काने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्तव्य के बाद जो गुरखाज हैं अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो एक तरह से उन्होंने भारतीय सेना में कार्यरत गुरखाओं को भड़काने की कोशिश की थी। और आपको पता है कि अगले महीने 3 नवंबर को हमारे जो आर्मी चीफ हैं वे नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। इस व्यक्ति को, ईश्वर पोखरियाल को, उसमें भी समस्या थी, वे उसका विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पहले जो सीमा का विवाद है वह सॉर्ट आउट हो और उसके बाद ही इस प्रकार की जो बैठकें होती हैं या यात्राएं होती हैं वह हो। तो इनकी तरफ से इसके अलावा भी बहुत सारे बेकार बयान, जहरीले बयान भारत के खिलाफ आते रहे हैं। उसके साथ में इनके जो जनरल थापा हैं, नेपाल आर्मी के चीफ, उनसे भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जनरल थापा भी भारत के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको भी एक मर्यादा पता है। और मर्यादा इसलिए है क्योंकि भारत के और नेपाल के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और जो भारतीय सेना के चीफ होते हैं वे ऑनररी जनरल की उपाधि मिलती है उनको नेपाली आर्मी में, और उसी प्रकार से जो नेपाली आर्मी के चीफ होते हैं उनको हम अपने यहाँ पर ऑनररी जनरल की उपाधि देते हैं। तो जब पिछले वर्ष जनरल थापा भारत आए थे तो उनको वही सम्मान भारत ने दिया था जैसा उनको मिलना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो वे इस चक्कर में नहीं आए थे। साथ ही इस व्यक्ति ईश्वर पोखरियाल के ऊपर करप्शन के भी आक्षेप हैं, क्योंकि माना जाता है कि कोविड-19 को मैनेज करने में जो नेपाल सरकार बड़ी बुरी तरह से पिटी है और उसका बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है, उसमें भी इस व्यक्ति का दोष है, उसमें करप्शन भी शायद हुए हैं। खैर ये उनके इंटरनल विषय हैं, लेकिन इस व्यक्ति को इस समय जब 3 नवंबर को भारत के आर्मी चीफ नेपाल जा रहे हैं और ये व्यक्ति उनकी यात्रा का विरोध कर रहा था, भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करता था, इसको हटाकर उस पोस्ट से डिफेंस मिनिस्ट्री के नेपाल ने सीधे संकेत दिए हैं कि वह चाहता है कि भारत से अच्छे रिलेशन रखे। उसके और भी कारण हो सकते हैं। एक तो नेपाल से हमारा लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशन है, जो ऐतिहासिक संबंध हैं वह भी हैं, प्लस आपको नहीं भूलना चाहिए पिछले कुछ दिन पहले ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा करके अपने हार्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का निर्माण किया है और अब चीन जो है वहां पर अपनी पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाने का सोच रहा है ताकि निगरानी होती रहे उस बॉर्डर क्षेत्र की। तो इन सब चीज़ों को आप क्लब करके देखें। इससे पहले भी 15 अगस्त को आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया था केपी शर्मा ओली ने कांग्रेस बोलने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए 15 अगस्त की। तो ये सब दर्शाता है कि नेपाल चाहता है कि भारत से अच्छे संबंध रखे और हो सकता है नेपाल भी अब चीन से परेशान हो चुका है। जय हिंद।